नमस्कार, आई एम डाइटिशियन कशिश और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओबेसिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्या आपको भी लगता है ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO ये एक एपिडेमिक हो गया है जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो आइए आज डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी क्या है, इसे कैसे ट्रीट करें, इसके रीजंस क्या क्या हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम डॉक्टर विशाल सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओबेसिटी। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ओबेसिटी क्या है? अगर हम ओबेसिटी के बारे में बात करें तो इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मोटापा भी बोलते हैं, मोटा होना। तो पहले ये जब माना जाता था कि जो लोग ओबीज होते हैं या मोटे होते हैं या हष्ट पुष्ट होते हैं तो उनको हेल्दी माना जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च से ये प्रूव हो गया है कि ओबेसिटी जो है एक बीमारी है और ये सिर्फ खाली स्वस्थ रहने का वो नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओबेसिटी है क्या। बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फैट का इकट्ठा होना ओबेसिटी होता है। एक हमारी सबकी बॉडी में एक कुछ अमाउंट तक फैट होता है। फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है जो कि न्यूट्रिशन के लिए भी काम करता है और थोड़ा कुशनिंग का काम करता है। लेकिन जब ये फैट या वसा या चर्बी जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो ये ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी बहुत ही आजकल कॉमन है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो ओबेसिटी क्या है? शरीर में एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होना, ये ओबेसिटी है। ट्रेडिशनली हम ओबेसिटी को कैसे मेजर करें, और जिसमें एक वर्ड यूज़ होता है BMI, तो इसका क्या यूज़ है ओबेसिटी के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ओबेसिटी नापने के लिए हम BMI का प्रयोग करते हैं। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स कुछ नहीं, एक फार्मूला होता है कि इसको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। जितना भी आपका वेट है उसको हम अपनी हाइट जो सेंटीमीटर में होती है उससे मल्टीप्लाई करें और हाइट अपान वेट अपान हाइट का स्क्वायर ये होता है BMI। तो इसको हम किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का वेट 100 किलो है और उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, अगर 170 सेंटीमीटर का आदमी है तो 1.7 मीटर हो गया, तो 1.7 मीटर इंटू 1.7 मीटर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 100 अपान 1.7 इंटू 1.7 जो वैल्यू आएगी ये होती है BMI। BMI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ओबेसिटी को नापने का। अगर हम नॉर्मल BMI की बात करें तो ये 18.5 से 25 के बीच में होती है नॉर्मल BMI। तो अगर आपकी BMI, अगर आप BMI नापें, अपनी हाइट को नापें और अपने वेट को नापें, फिर अब जो भी आपका वेट आ रहा है उसमें से हाइट मीटर में आपस में जैसे 1.7 इंटू 1.7 को मल्टीप्लाई करें और जितना भी वेट आ रहा है उसमें डिवाइड कर दें। जो वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू 25 से कम आ रही है, 18.5 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम आ रही है या इसके बीच आ रही है, तो आपका BMI नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल BMI क्या होती है? 18.5 से 25 तक। इसके बाद दो कैटेगरी और हैं 25 से 30 के बीच में। तो अगर आपकी BMI 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट में आते हैं, और अगर 30 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी है। तो जो भी BMI 30 से ज़्यादा है वो ओबीस पेशेंट होते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी आती है 35, वो दूसरी ओबेसिटी होती है हैवी ओबीस। और अगर 40 से ज़्यादा हो रही है तो मॉर्बिड ओबेसिटी। तो मॉर्बिड ओबेसिटी जो होती है वो बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो अगर आपका BMI 25 के आसपास है या 25 से 18 के बीच में तो आप स्वस्थ हैं, और 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं, और 30 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ओबीज हैं। तो BMI एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें हम घर में भी नाप सकते हैं इससे ओबेसिटी को मेजर करने के लिए। क्या BMI फैट परसेंटेज को भी मेजर करता है? एक्चुअली BMI फैट परसेंटेज को मेजर नहीं करता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि आपकी बॉडी ओबीज है, मतलब आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है। लेकिन फैट मेजरमेंट करने के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हिप वेस्ट रेशियो। हिप वेस्ट रेशियो क्या होता है कि जो भी आपका हिप का सरकमफ्रेंस है उसको वेस्ट के सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे, तो इसको हिप वेस्ट रेशियो बोलते हैं। तो ये हिप वेस्ट रेशियो अगर 0.9 से ज़्यादा हो रहा है मेन में, मतलब आदमियों में, और 0.85 से ज़्यादा हो रहा है फीमेल में, तो ये ज़्यादा है। तो ओबेसिटी BMI से हम ये नापते हैं कि बॉडी में फैट ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ फैट को ही नहीं नापता है। मतलब कभी कोई जैसे एथलीट होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, उनका BMI ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ओबीज हों। तो BMI से हम एक हद तक ये नाप सकते हैं कि व्यक्ति जो है ओबीज है कि नहीं है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल फैट निकालना है या ये निकालना है कि ये जो BMI है बढ़ी हुई है, ये हेल्दी है कि हेल्दी नहीं है, इसके लिए वेस्ट हिप रेशियो देखते हैं। वेस्ट हिप रेशियो क्या होता है? अपनी जो आपकी वेस्ट है, जो रिप्स, जो लोअर लिप्स और
जो हिप बोन होती है इसके बीच का सेंटर में आप नापिए सर्कम में, और जो आपका जो वेस्ट हिप में जो मैक्सिमम जहाँ पे उभार होता है उसको नापिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वेस्ट सर्कमफ्रेंस को हिप सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये रेशियो 0.9 से ज़्यादा आ रहा है आदमियों के लिए, मेन के लिए, तो ये ज़्यादा है, और अगर फीमेल में 0.85 से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि आपका जो वेस्ट का साइज ज़्यादा है, हिप का साइज कम है, तो ये आपको एबनॉर्मल है। तो ये BMI से बेटर टूल है जिससे कि हम नाप सकते हैं कि ट्रंकल ओबेसिटी है कि नहीं। तो ये BMI से बेटर टूल होता है। अब हम जानना चाहते हैं क्या ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या एक क्रॉनिक डिसीज है? ओके, वैसे तो ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, क्योंकि जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, उन्हीं को ओबेसिटी होती है। लेकिन कभी कभी ये जेनेटिक भी होती है। जो भी कारण हो ओबेसिटी का, चाहे ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा या जेनेटिकली हो रहा हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि ओबेसिटी से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं शरीर में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओबेसिटी डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये उन लोगों में होता है जिनका लाइफस्टाइल बहुत पुअर होता है, मतलब जो हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हैं जो ओबेसिटी के लिए जिम्मेदार हैं। सर अब ये बताइए कि ओबेसिटी होने के क्या क्या रीजंस हैं? ओके, अगर हम ओबेसिटी होने के कारण डिस्कस करें तो ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता है, ये मल्टी फैक्टोरियल है। मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं जो ओबेसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। जिन लोगों में ये देखा गया है कि ये जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओबेसिटी एक जेनेटिक बीमारी हो सकती है। अगर फैमिली में ओबेसिटी चल रही है तो बच्चों को ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी लाइफस्टाइल चेंजेस, ये देखा गया है जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं उनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है। जिन फैमिली में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा खान पान, जो लोग जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जैसे कि जो भी आजकल जंक फूड अवेलेबल है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर्स, तो जो इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनमें ओबेसिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स कि दिन भर बस बैठ के काम करना या बैठे रहना घर में, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, और इसके अलावा साथ साथ आप जंक फूड भी खा रहे हैं। तो ये ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण है कि मतलब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, साथ में आप खाने में कोई भी कोताही नहीं कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर ओबेसिटी के लिए होते हैं। तो अगर हम कहें ओबेसिटी के क्या कारण हैं तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल इनएक्टिविटी और डाइट, अनहेल्दी डाइट, ये सारे कारण हैं ओबेसिटी के लिए। क्या ओबेसिटी होने का एक फैक्टर स्लो मेटाबॉलिज्म भी है? बिल्कुल, ओबेसिटी एक मेटाबॉलिकली रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। जिन लोगों में मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, जिनका BMR कम होता है, उनका एनर्जी का जो खर्चा है, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर है, वो कम हो जाता है। तो जिनको भी स्लो मेटाबॉलिज्म होती है उनको ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर रहे हैं और उनका BMR भी कम है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, मेटाबॉलिज्म कम है, तो ऐसे लोग भी ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। क्या ओबेसिटी हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होती है? बिल्कुल, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस या डिस्टर्बेंस में देखा गया है कि उनमें ओबेसिटी होती है। लाइक जैसे कि मैं 2-3 आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी ऐसी है जिसमें कि थायराइड हार्मोन शरीर में कम बनता है, तो ये भी हार्मोनल डिजीज है। इसमें जिन लोगों को भी हाइपोथायराइड है उनमें ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ये यूजुअली यंग फीमेल में होती है। तो जिनको भी, ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस डिजीज होती है। PCOD बहुत ही कॉमन है, स्पेशली यंग फीमेल में। तो जिनको भी PCOD की प्रॉब्लम होती है वो भी ओबीज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और डिजीज हैं लाइक कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। तो ये 2-3 हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, लेकिन इनका प्रतिशत बहुत कम होता है। PCOD तो कॉमन है, हाइपोथायराइड भी कॉमन है, लेकिन कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो थोड़ा अनकॉमन है। लेकिन डेफिनेटली ओबेसिटी कैन बी ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी तक हमने जाना कि ओबेसिटी क्या है, इसके कारण क्या हैं। अब हम ये जानेंगे कि ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। सर, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? अगर हम ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशन की बात करें
तो हम उसको कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैकेनिकल मीन्स जैसे जब पेशेंट का वेट काफ़ी बढ़ जाता है, पेशेंट ओबीज हो जाता है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। मतलब उसका सारा वेट जो होता है, जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं, लाइक नी जॉइंट होता है, हिप जॉइंट होते हैं, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा जो स्पेशली फीमेल्स में उनकी बोन्स ऑलरेडी कमज़ोर होती हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है स्पेशली फीमेल में ओबेसिटी का। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मीन्स ओबेसिटी जो होती है वो कई चीज़ों को प्रभावित करती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट की बीमारी जैसे हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम ये होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और एक प्लाक जमा हो जाता है, जिसमें की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है या फिर ब्रेन की वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। इससे क्या होता है कि पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होने के, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया कि ओबेसिटी होने से जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। दूसरा हार्ट अटैक या स्ट्रोक होना, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। तीसरा इसका और भी कॉम्प्लिकेशन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो लोग मोटे होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज़्यादा होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है कि जो सांस की नली होती है, ट्रैकिया होता है हमारा, तो वो कंप्रेस हो जाता है ओबेसिटी की वजह से। तो पूरी सांस नहीं मिल पाती है। रात में जैसे पेशेंट सोता है तो उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक कंप्रेस हो जाता है। तो इस वजह से पेशेंट को स्नोरिंग होती है और पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। मतलब बीच बीच में उसकी सांस रुकती है और पेशेंट को पता नहीं लगता है। 10 सेकंड के लिए उसकी सांस रुकेगी और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो ये एक बीमारी होती है और इसकी वजह से पेशेंट दिन में ज़्यादा सोता है, कहीं बैठा रहता है दिन में और बैठे बैठे सो जाता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अलावा कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लाइक पेशेंट को किडनी की बीमारी, जैसे कि कुछ कैंसर भी कॉमन होते हैं ओबेसिटी में, लाइक रीनल सेल कार्सिनोमा मतलब किडनी का कैंसर, यूट्राइन कार्सिनोमा, कोलन का कैंसर। तो ये देखा गया है, बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि ये कुछ कैंसर जैसे किडनी का कैंसर, कोलन का कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ये ओबीज लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। इसके अलावा ओबेसिटी कुछ और बीमारियों को भी बनाती है। मतलब ओबेसिटी इज ए प्री डिस्पोजिशन फॉर सम अदर्स डिजीज लाइक डायबिटीज़। अगर कोई भी ओबीज पेशेंट है, अगर उसको वेट लॉस नहीं करता है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन वर्क नहीं करती है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। दूसरा हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो ओबेसिटी इज ऑल्सो ए प्री डिस्पोजिशन फैक्टर फॉर द हाइपरटेंशन। इसके अलावा पेशेंट को, जैसे मैंने पहले बताया, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये भी ओबेसिटी की वजह से होती है। जो यंग फीमेल होती हैं अगर वो ओबीज हैं तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, जिसमें कि पीरियड्स की एब्नॉर्मलिटी हो जाती है। तो ये भी ओबेसिटी है। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर मैं रिवाइज करूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कुछ कैंसर जैसे कि लंग, कोलन का कैंसर, यूट्राइन कैंसर और रीनल कैंसर, और इसके अलावा पीसीओडी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इन सब सारे कॉम्प्लिकेशन से अगर ओबेसिटी नहीं है किसी को, दो व्यक्ति हैं जिनको ओबीज है और दूसरा नॉन ओबीज है, तो जो ओबीज हैं उनमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन ओबीज। तो आज हमने अपने इस डिस्कशन में जाना कि ओबेसिटी क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। मुझे आशा है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।